चलिए वेलकम एक बार और आप लोगों का, है ना। आज क्लास 10 के बायो का हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। बायो के लगभग 70-80 क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग देखते हैं, एक तरफ से करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सेशन आपको पसंद आएगा, उम्मीद है हमको। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की पत्तियों से होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन किससे होगा? पत्तियों से होगा, ठीक। अब पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये क्यों होता है? तो देखिए, कोई भी अगर पत्ती है, इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिसको कि स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, है ना। इन छिद्रों से होकर के ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ इससे जल भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए, इसका क्या काम हुआ? रंध्र का काम है जो कि पत्तियों में पाया जा रहा है, ये H2O और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, CO2 को अंदर लेगा, ठीक है। जड़ का पौधों में क्या काम है? तो जड़ में मौजूद होता है जाइलम, जड़ तना में भी मौजूद होता है जाइलम, पत्तियों तक होता है, जिसका कि काम है जल और जमीन में जो खनिज उसको मिलते हैं उसको लेकर के पत्तियों तक, पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद जड़ में जो जाइलम होता है उसका ये तो काम हो गया, और एक होता है फ्लोएम। परिवहन के उत्तक दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या काम है ये आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया जो मानव रक्त में होता है वो 20 mg होता है, ठीक है। मानव रक्त में यूरिया 20 mg के आसपास होता है। यूरिया को हमारे शरीर में रहने से हानि होती है, जिसकी वजह से उसका निष्कासन किया जाता है। तो वो निष्कासन करता है वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है। तो वृक्क जो है निष्कासन का काम करता है हमारे शरीर में, ठीक है। चलिए अगला है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो ताप के रूप में 20% ऊर्जा जो होती है वो निष्कासित हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य के में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क का जो काम है मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य करता है, वृक्क करता है उत्सर्जन। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन करता है। श्वसन हमारे अंदर किससे होता है मनुष्य में? तो फेफड़े से श्वसन होता है। पोषण की 2 विधियाँ होती है, एक को कहते हैं स्वपोषण और एक होता है परपोषण, ठीक है। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है और पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण से निर्माण किसका होता है? तो इससे निर्माण होता है ग्लूकोज का, ठीक है। C6H12 और O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। इसका निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 चीज़ें होती है, जिसे को आवश्यक कच्चे पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें कौन कौन सी है? तो पहला है सूर्य प्रकाश चाहिए, दूसरा क्या क्लोरोफिल चाहिए जो कि पत्तियों में होता है, और तीसरा क्या चाहिए? तो तीसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या चाहिए? जल चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है कि पौधों में वायवीय भागों में से जल निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो वायवीय भागों से जल निष्कर्षण की क्रिया होती है वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। शरीर में किसका उत्पादन हो रहा है? ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो श्वसन से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। पोषण के बारे में भी बात कर चुके हैं, स्वपोषी परपोषी के बारे में देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन हमारे शरीर से अपशिष्ट का निकलना उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद उत्तेजनशीलता, ये जब हम लोग मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ से इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कौन सी क्रिया सभी जैव के लिए अनिवार्य है। सभी जैव के लिए अनिवार्य है, जैव सभी जीव के लिए। तो जीव देखिए, अगर प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो भी जीव, ठीक है। ना करें, हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम लोग जीव नहीं हैं, हम लोग भी जीव हैं। वाष्पोत्सर्जन जरूरी नहीं है कि सब जीव करें। उसके बाद है श्वसन। श्वसन सभी जीव करते हैं,
श्वसन सभी जीव करते ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पत्तियां जो अवशोषित करती है वो यही मैग्नीशियम की सहायता से करती है, जो कि क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेष्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेष्म पाए जाते हैं? 4 वेष्म पाए जाते हैं। ये हम लोग जो हमेशा हृदय बनाते हैं ये वही हृदय है, और इसमें होता है इधर बायां अलिंद बायां निलय, इधर दायां अलिंद दायां निलय, ठीक है। और इससे ब्लड हमारे शरीर में प्रवेश करती है और यहाँ से फिर निकल करके फेफड़ा के पास जाती है, और फेफड़ा फिर ब्लड को यहाँ पर भेजती है, और यहाँ से फिर हमारे पूरे शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ब्लड हमारे शरीर में घूमते रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण से प्राप्ति किसकी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से जो प्राप्ति होती है वो होती है ग्लूकोज की। किसकी होती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कितने क्या क्या होते हैं? तो देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, और इसके लिए चाहिए क्या? सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल होता है, और ये जाकर के बनाता है C6H12O6, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। प्लस में क्या बनता है? तो 6 जल बनता है और 6 ऑक्सीजन बनता है। जल और ऑक्सीजन पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है ये कैसी झिल्ली है? तो ये है अर्धपरागम्य झिल्ली। अर्धपरागम्य झिल्ली मतलब क्या होता है? जैसे देखिए ये एक कोशिका है, इसके बाहर जो ये झिल्ली है इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये चारों तरफ जो लाइन है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसका काम क्या है? इसका काम है कि चयन करना कोशिका के अंदर क्या चीज़ें जा सकती है और क्या चीज़ें नहीं जा सकती है, जो जाने वाली है और जो नहीं जाने वाली है उसका चयन करता है। तो इसको अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। और पादप कोशिका जो होती है तो इसी के भीतर इसी के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति, उसको सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। चलिए उसके बाद है कि दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही जो जमता है तो इसमें होता है किण्वन। क्या होता है? किण्वन होता है दही जमने में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो बात कर चुके हैं। हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। उत्सर्जन मानव शरीर जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निष्कर्षण, जिसका कि उपयोग हमारे शरीर में नहीं हो तो उसका उत्सर्जन कहलाता है वो, ठीक है। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए क्या आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति हमेशा होनी चाहिए। शरीर की वृद्धि भी होना आवश्यक है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत ये भी आवश्यक, यानी कि इनमें से सभी कार्य जीवों की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद मानव में डायलिसिस की थैली है। डायलिसिस की थैली की बात करें तो ये होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन जो होता है ये होता है वृक्क का क्रियात्मक इकाई। किसका? वृक्क का क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र का होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, ठीक है। चलिए आगे है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। मत्स्य गिल्स से श्वसन करता है। फेफड़ा से मनुष्य करता है ना। और सभी स्थल पर रहने वाले लगभग जो स्तनपायी होते हैं वो फेफड़े से ही श्वसन करते हैं, ठीक है। या ट्रैकिया होना चाहिए था। ट्रैकिया से जो श्वसन करता है वो होता है टिड्डा वगैरह सब, ये सब ट्रैकिया से श्वसन करता है, ठीक है। उसके बाद पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? गैसों का निष्कासन कर रहा है किससे? पौधों से। तो गैसों के निष्कासन के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विसरण का।
ठीक है। उसके बाद है वाष्प का उत्सर्जन जो होता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। परिवहन मतलब उसमें गैस या पानी और खनिज लवण ये सब को ले जाना और लाना, है ना, उसको कहते हैं परिवहन कहते हैं। और फिर आगे है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो होता है हरा, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण में एक कारक है, ठीक है। उसके बाद है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन और गोंद जो होता है ये संचित रहता है पुराने जाइलम में। कहाँ पर? पुराने जाइलम में। उसके बाद है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो भोजन का पचना जो शरीर में है वो क्रिया है अपचयन की। किसकी प्रक्रिया है? अपचयन की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका आगे का क्वेश्चन कुछ हाँ स्पष्ट दिख रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त जो है ये एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी, तरल और संयोजी उत्तक है रक्त, ठीक है। तरल और संयोजी। और है कि कोशिका, कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। जीवन की कार्यात्मक इकाई, रचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग अभी बता चुके हैं हम लोग, वृक्क के बारे में पढ़ चुके हैं, उत्सर्जी अंग है ना। उसके बाद है आगे कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? जड़ों में पाई जाती है रक्षी कोशिकाएं। रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? पत्तियों में पाई, सॉरी जड़ों कर दिया, पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो देखिए जब अवायवीय श्वसन होता है, कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है तो इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में जब श्वसन होता है तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 ये है ग्लूकोज और इसका क्या होता है? विखंडन होता है। इसके विखंडन से क्या बनता है? तो इसके विखंडन से बनता है 38 ATP ऊर्जा। कितना ATP बनता है? 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। जब 38 ATP ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण ना होकर के 2 ATP ही ऊर्जा का निर्माण होता है। बाकी जो होते हैं बाकी बचे जो 38 में से 36 ATP जो बना ये 2 भाग में बट करके और वो इथाइल अल्कोहल के रूप में अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जब इथाइल अल्कोहल का माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन होता है बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति होने पर, तो उससे 18 ATP बन जाते हैं। तो कुल मिला के 38 ATP उधर से भी बनते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन में तत्काल क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रक्त में आयरन की कमी होने से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। मधुमेह होता है जब इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, ठीक है। और टीबी तो जीवाणु से होने वाला बीमारी है। चलिए आगे है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम, जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है जाइलम, ठीक है। वजन का वहन कौन करता है? वजन का वहन करता है फ्लोएम। कुटपाद में किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। भोजन ग्रहण करने के लिए, निकालने के लिए कुटपाद का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है। पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहता है? स्टोमाटा कहा जाता है ना। पत्तियों में जो छिद्र होते हैं जिससे कि क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है और CO2 को अंदर लिया जाता है। ये किसके द्वारा? ये स्टोमाटा के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब। मानव हृदय का अगर बीपी को मापा जाए तो बीपी होता है 120/80 mmHg। तो 120 प्रकुंचन ऊपर होता है
तो उसको कहेंगे 120 mmHg। ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो है पत्ती। क्या है? पत्ती। स्ट्रोमा, ग्राना और हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक ये भी पाया जाता है पत्ती में। ग्राना पत्ती का भाग है, स्टोमाटा भी पत्ती का ही भाग है, तो पत्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया है वाष्पोत्सर्जन। 34 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। जब ये चारों चीज़ें मिलेंगी तब जाकर के होगा प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण से ही वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो स्वपोषी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। ठीक है। अभी देखिए उधर अभी हम लोगों के पास आया था ना एक क्वेश्चन, जिसमें से कि था तो अम्ल कैसा बन रहा था? कोई अम्ल बन रहा था, पायरुविक अम्ल। क्या बन रहा था? पायरुविक अम्ल बन रहा था, है ना। देखिए इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवावीय, है ना। तो इथाइल एल्कोहल जो है यही क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम लोगों के पास आया है। ठीक है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, केंद्रक कोशिका के अंदर पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य जो होता है, देखिए ये कोशिका है और ये केंद्रक है। तो केंद्रक में जो लिक्विड पाया जाएगा उसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य, और कोशिकाओं पर जो यहाँ पर बाहर में लिक्विड पाया जाता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य। जब इस दोनों को मिला करके बोलेंगे इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे, जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। किसमें? अमाशय में। यकृत हमारे पाचन तंत्र का भी एक हिस्सा है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है। चलिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। ठीक है। कॉकरोच में नसें नहीं होती है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा जो पदार्थ है उसको कहते हैं लैक्टेस। क्या कहते हैं? लैक्टेस कहते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो फ्लोएम जो होता है ये किसका संवहन करता है? भोजन का संवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, जल में से मिल करके ऑक्सीजन बाहर निकलता है। उसके बाद रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है। पत्ती कैसा है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है। हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है ना। उसके बाद क्लोरोफिल वर्णक जो है जिसका रंग हरा होता है, ये भी पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सब प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद ब्रिक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो ब्रिक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, ब्रिक है ना, ब्रिक का हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाएगा? न्यूरॉन।
बोमेन्स इनपुट किसका होता है? बोमेन्स इनपुट नेफ्रॉन का ही एक भाग होता है, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर मनुष्य के शरीर की है तो वो है लीवर। क्या है? लीवर, इसको यकृत कहते हैं, ठीक। उसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल रहेगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। सौर का प्रकाश भी चाहिए और जल भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के माध्यम से होता है, ठीक है। भोजन राजधानी अमीबा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एटीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है, यहाँ पर दिया हुआ इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी का जो टूटता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो एटीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होता है वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 51 का रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, इसके लिए चाहिए रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स की सहायता से बनता है। जब ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो डेंगू ज्वर में इसी की संख्या कमती है, ठीक है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है वो होती है बड़ी आंत में। कहाँ होती है? बड़ी आंत में होती है। उसके बाद है शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है मुख से। कहाँ से? मुख से। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत में जो ग्रंथि से स्राव सवार होता है उसको जठर रस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। और कहीं कहीं उसका आंत रस भी आंसर है। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य के दांतों कितने दांत होते हैं? उसमें 32 दांत होते हैं, है ना। और वयस्क नहीं होते, बच्चों के मुंह में कितनी दांतें होती है? तो 20 दांत होते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं जैसे कि 13, 12, 11, 8, 9, 10 साल का है तो उसको 20 दांत होगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठ जो होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। स्वाद कलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डिएक। क्या कहते हैं? कार्डिएक कहते हैं। उसके बाद मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा है उसका पिछला भाग है, तो मुख गुहा का पिछला भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रासनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। ग्रासनी आगे जाकर के ग्रासनली में तब्दील होता है और फिर ये जाकर के अमाशय से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? हस्तांतरण होता है सभी जैवों में, श्वसन भी सजीवों में होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सभी ये लक्षण हैं एक सजीव के, ठीक है। नेक्स्ट है छोटी आंत में बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी और आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पर पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। रेक्टम मलाशय, जहाँ पर कि जाकर के मलाशय हमारे सबसे नीचे पाया जाता है। यहाँ पर भोजन, अपचित भोजन जाकर के इकट्ठा होता है, ठीक है। उसका बाद कोलन। देखिए जो फूड पाइप होता है, यानी कि जो यहाँ से हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं इसका नाम क्या है ना? फूड पाइप तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो वहाँ पर जो आकर के मिलने वाला रस होता है वो ये लगभग सभी आकर के वहाँ पर, लगभग नहीं सभी आकर के वहाँ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अमाशय में अधपचे भोजन में के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो अमाशय में जो अधपचा भोजन रहता है उसका लेई की तरह जो स्वरूप हो जाता है उसको कहते हैं काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, ठीक है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है वो बनता है, क्या बनता है अमीनो अम्ल के विखंडन से? अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ये बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ठीक है, अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसको अपूर्ण ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इनमें से सभी आवश्यक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। उसके बाद चाइल्ड का अवशोषण होता है, तो चाइल्ड का जो अवशोषण होता है ये कहाँ होता है? तो चाइल्ड के अवशोषण की बात करें तो ये होता है आपके इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में होता है। उसके बाद मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो रचना अवशोषी अंग जो है, अवशोषी अंग की अगर हम बात करें तो अवशोषी अंग होता है, ये होता है अपेंडिक्स। ठीक है, और एक होता है छोटी आंत। छोटी आंत में पाई जाती है एक रचना रसांगुल जिसको कहते हैं, है ना, समझ गए आप लोग? रसांगुल आंगुली जैसी संरचना होती है। ये भोजन में से जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित करता है। उसके बाद डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो डेंटाइन के ऊपर जो परत पाया जाता है उसको कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। मोलर चवर्णक होता है। दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है कृदंत, काटने का काम, रदनक, फाड़ने का काम, कृदंत, रदनक। उसका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक क्या करता है? पीसने चबाने का काम, और चवर्णक। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 4 ऊपर 4 नीचे 8। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2 ऊपर 2 नीचे 4। और अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो अग्रचवर्णक की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। और बाकी चवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो 16। 8 ऊपर 8 नीचे, दोनों तरफ 4 4 करके, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया? 8 4 12, 12 8 20, 20 10, सॉरी 12 होता है, सॉरी गड़बड़ा गया मैं, बोला 12 होता है। तो कितना हो गया? 8 4 12 8 20, 20 10 30 2 32 होता है ना। तो दांत हो गए हमारे मुंह में 32, इसीलिए कहते हैं 32 ही फोड़ देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है ये किसके द्वारा होता है? तो कुडपा द्वारा किसमें होता है? अमीबा में होता है। कुडपा द्वारा अमीबा हो गया। भोजन राजधानी अमीबा के अंदर पाया जाता है। भोजन राजधानी जो है ये कहाँ पाया जाता है? अमीबा के अंदर पाया जाता है। तो इसमें किसके द्वारा होगा? कोशिका मुख द्वारा। तो पैरामीशियम जो होता है उसमें यहाँ पर एक कोशिका मुख पाया जाता है। ऐसे कुछ पैरामीशियम की संरचना होती है, बाहर ऐसे ऐसे दिया रहता है। आप लोग पैरामीशियम का चित्र देखे होंगे किताब में, 9 के क्लास में है, 10 में भी है। और यहाँ पर पैरामीशियम में मुख पाया जाता है, मुख से ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। वैसे 50 क्वेश्चन ही ठीक रहता है, नहीं 60 क्वेश्चन 70 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में बोर हो जाते हैं, नहीं। चलिए 50 क्वेश्चन ही ठीक है, आगे से 50 क्वेश्चन ही करेंगे। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषी किसकी इकाई? प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? किसका मतलब ये हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी की इकाई क्या है? क्लोरोफिल है। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। उपोत्पाद, बड़ी बढ़िया हिंदी लिखा है, उपोत्पाद है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? तो ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, और क्या है? ऑक्सीजन है, और क्या है? जल है। ये तीनों तो उत्पाद है। तो मुख्य उत्पाद क्या है? तो ये ग्लूकोज जो अपना भोजन के लिए बनाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम जो पाया जाने वाला पोषण होता है उसको कहते हैं हम लोग प्राणी संपोषण। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे अमीबा अंतर्ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ, फिर बहिष्कर्मण किया, निष्कर्मण किया, उसी तरह पैरामीशियम अंतर्ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, और अपशिष्ट बचे हुए को बहिष्कर्मण करता है। उसी तरह मनुष्य भी अंतर्ग्रहण करता है, उसका छोटी आंत बड़ी आंत में जाके पाचन होता है, और रेक्टम में जमा होता है, उसके बाद उसका बहिष्करण होता है। इसीलिए उसको प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं पत्ती को, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद है
निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव करती है वो करती है आपका भित्तीय कोशिका। ठीक है, म्यूकस कोशिका क्या स्राव करती है? म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस का अगर एग्जाम्पल लें तो म्यूकस गाढ़ा द्रव होता है जो कि आमाशय की दीवारों पर सटा रहता है, जो कि आमाशय में जो अम्ल का स्राव होता है उससे आमाशय को हानि ना पहुँचे, उसका काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस का स्राव करती है। ये अति चिपचिपा द्रव है ना। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के माध्यम से, और बहिष्क्रमण भी होता है कूटपाद के माध्यम से। भोजन रसधानी में जाकर के जमा होता है, उसका पाचन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो भैया आगे का क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पर होगा आपका आगे का क्वेश्चन। यहाँ 77 नंबर है भैया, थोड़ा ऊपर। हाँ चलिए, आपको प्रॉपर दिख रहा है 77? हाँ दिख रहा है। चलिए, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो पेप्टोन जो तोड़ता है पेप्टाइड को, ये तोड़ता है अमीनो अम्ल के रूप में। किसके रूप में तोड़ता है? अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। उसके बाद कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो सजीवों के सारे गुण जो विद्यमान होते हैं वो होते हैं किसमें? जीव द्रव्य में। किसमें? जीव द्रव्य में होता है। उसका निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रासनली से जुड़ा होता है? तो ग्रासनी जो ग्रासनली से जुड़ा होता है वो होता है निगल द्वारा। और अमीबा में मुख्य भोजन, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? शैवाल के टुकड़े, ये भी खाता। डाइटम एक कोशिकीय जीव को भी खाता है, बैक्टीरिया को भी खाता है, यानी कि इनमें से सभी अमीबा का जो है मुख्य भोजन है। तो चलिए कुल मिला के हम लोग देखें यहाँ 80 क्वेश्चन, और इसमें आपका बहुत सारा चीज़ कवर हुआ, नई चीज़ें सीखने को लिए भी आपको मिली है ना। तो उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आगे आपको क्या करना है वो आपको पता है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले बार, और तब तक के लिए गुड नाइट।